हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीआरपीसी के चैप्टर 10 के सेक्शन 129 से सेक्शन 143 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर 10 जो है बेसिकली मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रांसक्विलिटी के बारे में है कि जो पब्लिक के लिए कष्ट पैदा कर सकता है, जब पब्लिक के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसे प्रॉब्लम को मजिस्ट्रेट कैसे सॉल्व करेगा, उसके लिए इस चैप्टर में है। इसका सेक्शन ए है अनलॉफुल असेंबलीज, जो विरुद्ध जमाव हो जाता है लोगों का, जिसके कारण पब्लिक को परेशानी हो सकती है, किसी व्यक्ति को परेशानी हो सकती है, उसके बारे में सेक्शन 129 से सेक्शन 132 तक बताया गया। इसमें सेक्शन 129 कहता है डिस्पोजल ऑफ असेंबली बाय यूज ऑफ सिविल फोर्सेस। सिविल फोर्सेस के द्वारा जो विरुद्ध जमाव है उसको कैसे हटाया जाएगा, उसके बारे में इन्होंने कहा कि सिविल फोर्सेस में से जैसे पुलिस है वो कैसे हटाएगी उसको। तो इन्होंने कहा कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है या थाने का इंस्पेक्टर है, एसओ है या एसएसआई है, वो अगर अगर ये कहीं से पता चलता है कि ये विरुद्ध जमाव है और जो पब्लिक के लिए परेशानी का कारण बन सकता है या उससे कोई न्यूसेंस पैदा हो सकता है, तो ऐसे डिस्टर्बेंस के लिए वह जो है अधिकारी मजिस्ट्रेट, डीएम या एसडीएम या एसओ या एसएसआई उसको तितर बितर करने के लिए, उसको हटाने के लिए वह उनको निर्देशित कर सकता है। और निर्देशित करने पर वह जमाव के व्यक्तियों को ये उद्देश्य है, ये उनका कि उनके आदेश का पालन करें और वो विरुद्ध जमाव को हटाएं। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो जितना आवश्यक है, जो उनमें आवश्यक है उतना वो बल का प्रयोग करेंगे और जिससे उनको ज्यादा नुकसान ना हो, ज्यादा उनको चोटें ना पहुंचे और ना ही ज्यादा वहाँ का जो सामान है या जो भी चीजें हैं, प्रॉपर्टी है, उस पे बहुत कम से कम नुकसान हो। ऐसे बल का प्रयोग करके वह उस जमाव को हटा सकते हैं। और यदि आवश्यकता पड़ती है तो उनमें से उनको अरेस्ट करने का भी पावर है और अरेस्ट करने के बाद में उनको पनिश भी कर सकते हैं। ऐसा इसमें सेक्शन 129 में कहा गया कि अगर पांच या पांच से ज्यादा लोग जहां पर जमाव किए हुए हैं और उस जमाव से वहां पब्लिक को नुकसान हो सकता है, उनको प्रॉब्लम पैदा हो सकती है या किसी व्यक्ति को नुकसान हो सकता है, उसको प्रॉब्लम हो सकती है, वहां मजिस्ट्रेट या एसओ या एसएसआई को अगर ऐसी सूचना मिलती है तो वह उनको तितर बितर करने का निर्देश दे सकता है। अगर वो नहीं उनका आदेश मानते हैं तो वह उनको बल के द्वारा हटा सकता है, लेकिन उतना बल का प्रयोग करना है जितने से कम चोटें हों और कम से कम वहाँ का जो प्रॉपर्टी हो वहाँ को नुकसान पहुंचे। और जरूरत पड़े तो उसको अरेस्ट भी कर सकते हैं और उसको पनिश भी कर सकते हैं। ये सेक्शन 29 कहता है। अब सेक्शन 130 कहता है यूज द आर्म फोर्सेस टू डिस्पोज असेंबली। ये तो हो गई कि पुलिस के द्वारा उसको जमाव को तितर बितर किया गया। अब बहुत बड़ा जमाव हो जाता है जहां पर ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस बल के अलावा भी हमको आर्म फोर्सेस की जरूरत पड़ सकती है, तो मजिस्ट्रेट को ये पावर दी गई है कि वो आर्म फोर्स को सूचना दे और उसको मंगा करके, उनको बुला करके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है उस जो विरुद्ध जमाव है उसको तितर बितर करे, या उनमें से जो गेस्टेड अफसर है वो गेस्टेड अफसर के द्वारा उस विरुद्ध जमाव को हटा सकता है। और उनको जैसे सेक्शन 129 में कहा कि कम से कम बल प्रयोग करेगा, कम से कम चोटें और कम से कम
उस प्रॉपर्टी को जो है नुकसान पहुंचे। ये सेक्शन 130 कहता है आर्म फोर्सेस के द्वारा, सेक्शन 29 कहता है पुलिस बल सिविल फोर्सेस के द्वारा। अब सेक्शन 131 कहता है पावर ऑफ सेटिंग आर्म फोर्सेस ऑफिसर्स टू डिस्पोज असेंबली। उसमें आर्म फोर्सेस के कुछ अधिकारियों को भी ये पावर, हम सपोज करते हैं कि उस समय वहां पर मजिस्ट्रेट या ऐसा कोई अधिकारी नहीं दिया गया, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये डीएम या एसडीएम वहां पर अवेलेबल नहीं है, तो जो आर्म फोर्सेस का गेजेटेड अधिकारी होगा उसको ये पावर दी गई कि वो अपनी सूझबूझ से उस विधि विरुद्ध जमाओं को, जो असेंबली है, उसको कैसे तितर बितर करे और उसको पहले निर्देश देगा। निर्देश पर जो उसके निर्देश का उल्लंघन करेंगे तो वो हल्का बल प्रयोग करेगा, और उतना ही बल प्रयोग करेगा जितने से कम इंजरी हो और कम से कम प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचे, और चाहे तो वो उनको अरेस्ट करके और उनको पनिश भी कर सकता है। ये सेक्शन 131 कहा गया। अब सेक्शन 132 में कहा गया कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन फॉर एक्ट डन अंडर अंडर प्रीसीडिंग सेक्शंस। जो इसके पहले के सेक्शंस आए हैं, सेक्शन 129, सेक्शन 130 एंड सेक्शन 131, इनमें कहा कि ये जो सेक्शन में हमने जो एक्शन किया मजिस्ट्रेट के आदेश पर या इनके आदेश पर सिविल फोर्सेस ने या आर्म फोर्सेस ने, उनके विरुद्ध में वाद क्या होगा, वाद कैसे दायर किया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा अविधिक कृत्य उनके द्वारा कर दिया जाता है तो जो मजिस्ट्रेट है, डीएम है, एएसडीएम है या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, वो जो उनके आर्म फोर्सेस पर्सन है, अगर वो आर्म फोर्सेस पर्सन के विरुद्ध में वाद लाना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के जो आर्म फोर्सेस है उनके खिलाफ में कोई भी वाद नहीं ला सकते। अदर या पुलिस है या और कोई है उसके खिलाफ में अगर वाद लाना है तो पहले स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी, और विदाउट स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन के उसके खिलाफ में वाद दायर नहीं किया जा सकता है। अब इसमें कहा कि ये जो कृत्य किया गया किसमें 129, 130 एंड 131 सेक्शन के तहत, मतलब सिविल फोर्सेस के द्वारा विधि विरुद्ध जमाओं को जो है तितर बितर किया गया या आर्म फोर्सेस के द्वारा तितर बितर किया गया, तो उनका जो ये कार्य होगा, हिज वर्क नॉट अंडरस्टूड बाय द डू एनी ऑफेंस, इसका उन लोगों का कार्य ऐसा नहीं समझा जाएगा कि उन्होंने कोई ऑफेंस किया है, उन्होंने कोई ऑफेंस किया है, कि उन्होंने पब्लिक की सुरक्षा के लिए उस विधि विरुद्ध जमाओं को हटाया है। तो ये इसमें ये भी सेकंड पार्ट में कह दिया गया कि उनका जो ये कृत्य है वो कोई ऑफेंस नहीं समझा जाएगा। तो ये सेक्शन में सेक्शन 129 से सेक्शन 132 तक थे जो अनलॉफुल असेंबली विधि विरुद्ध जमाओं के लिए हैं। ये सेक्शंस कैसे तितर बितर किया जाएगा पुलिस के द्वारा और कैसे आर्म फोर्सेस के द्वारा। अब इसमें सेक्शन इसका बी पार्ट कहता है कि पब्लिक न्यूसेंस, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये पब्लिक न्यूसेंस, जो पब्लिक में न्यूसेंस पैदा करते हैं, अवरोध पैदा करते हैं, वो अवरोध कैसा होगा और उसको प्रक्रिया क्या होगी हटाने की, उसके बारे में इसमें कहा गया। इसका सेक्शन 133 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। सेक्शन 133 कहता है कि अगर कहीं पर पब्लिक में या पब्लिक के लिए या सार्वजनिक चीजों के लिए, जैसे एनी अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन और न्यूसेंस, जैसे कोई विधि विरुद्ध अवरोध या उनमें से कोई ऐसा विरोध किया जाता है जो रास्ता है, सार्वजनिक रास्ता है या रिवर है या चैनल है, कोई झरना स्रोत है, वहां पर कोई विधि विरुद्ध न्यूसेंस पैदा कर दिया जाता है, या एनी ट्रेड ऑक्यूपेशन और मर्चेंडाइज इंजूरियस टू द हेल्थ ऑफ सोसाइटी, या कोई ऐसा ट्रेड है या कोई ऐसा बिजनेस है या कोई ऐसा व्यापार है या कोई ऐसे पदार्थ हैं जो पब्लिक के लिए या व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उनमें से, या कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग मटेरियल, या ऐसी कोई बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है या कोई ऐसी बिल्डिंग है या कोई ऐसा पदार्थ है
जिस पर आग लग सकती है, जिस पे आग लग सकती है और पब्लिक को और उस जगह के व्यक्तियों को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे या बिल्डिंग टेंट स्ट्रक्चर आर्टरी, या कोई ऐसा बिल्डिंग है या टेंट है या स्ट्रक्चर है जो गिर सकता है, जो जर्जर हो चुका है, या जो किसी भी तरीके से गिर सकता है और वहाँ के पब्लिक को, वहाँ के लोगों को या उन लोगों को नुकसान पहुंच सकता है, या कोई ऐसा टेंट है, कुआं है या पब्लिक प्लेस है या जो पार्क है वो है या कोई कुआं है या पानी का कोई स्रोत है, वहां पर कोई ऐसा चीज हो रही है जिससे जहरीली हो सकती हुआ या नुकसान हो सकता है, या किसी प्रकार का कोई चीज वहां पर अवरोध पैदा होती है, या डेंजरस एनिमल, या कोई डेंजरस एनिमल है वो आ जाता है कि जो भय व्याप्त कर देता है समाज में, पब्लिक में, जैसे पागल कुत्ता है या कोई शेर है या कोई और चीज है, कोई आ जाता है पब्लिक के प्लेस के बीच में, तो उसको, इन चीजों को कैसे हटाया जाएगा, ये सब क्या है, पब्लिक अवरोध है। छह चीजें पब्लिक में ये न्यूसेंस पैदा कर सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो इनमें कहा गया कि अगर इन चीजों के बारे में कोई भी मजिस्ट्रेट, एसडीएम या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सूचना मिलती है पब्लिक के द्वारा या किसी के द्वारा या रिटर्न या वोरली, या तो वो क्या करेगा, उन चीजों को, अगर रिटर्न मिलती है तो उन चीजों को क्या करेगा, एविडेंस कलेक्ट करेगा कि वास्तव में ये चीज है या नहीं है। अगर वो चीज एविडेंस में पाते हैं कौन, डीएम या एसडीएम या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, अगर पाते हैं कि नहीं वाकई में ये चीज है जो अवरोध पैदा कर रही है और उसे हटाया रह जाना पब्लिक के लिए आवश्यक है, तो वो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। इस सेक्शन 133 में कहा गया कि इन चीजों को ये लोग हटाने के लिए जो चाहे वो कर सकते हैं, किसके नियम के अनुसार। अब इसमें कहा कि इसका नो ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी सिविल कोर्ट। और ये जो कृत्य है, इन कृत्यों को कौन से, जो 139 के हमने 6 बातें बताई, इनमें जो भी कृत्य है वो उनका कोई भी चैलेंज सिविल कोर्ट में नहीं हो सकता, कि इनमें से, क्योंकि पब्लिक के लिए और उनके सुरक्षा के लिए, उनके हित के लिए किए जा रहे हैं। इसलिए ये जो कृत्य करेगा, जो एसडीएम या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डीएम, उनका जो है सिविल कोर्ट में चैलेंज नहीं होएगा। अब इसमें कहा कि सेक्शन 134 क्या कहता है, सर्विस और नोटिफिकेशन ऑफ ऑर्डर। अब ये जो काम है वो कैसे किया जाएगा, वो नेक्स्ट सेक्शन में बताया गया कि सर्विस और नोटिफिकेशन ऑफ ऑर्डर, इनका सर्विस और नोटिफिकेशन कैसे कैसे सूचना मिलेगी। मान लो किसी व्यक्ति का है मकान, वो मान लो किसी व्यक्ति का है जानवर, मान लो किसी व्यक्ति का खेत है, तो उनमें से क्या होगा, सर्विस एज रूल टू समन, जो समन के रूल है कि कैसे वो व्यक्ति के द्वारा भेजा जाएगा, या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा जाएगा, या प्रकाशन कराया जाएगा। उसके बाद जो उसके रूल हम पहले पढ़ चुके हैं, समन्स के रूल पढ़ चुके हैं, उन समन के रूल के तहत ही उसको सूचना भेजी जाएगी जिस व्यक्ति के खिलाफ में ये शिकायत की गई है। ये सेक्शन 134 कहता है सूचना के लिए। अब सेक्शन 135 कहता है पर्सन टू हुम ऑर्डर इज एड्रेस टू ओबे एंड सो कॉज। अब जिस व्यक्ति को ये सूचना भेजी गई, उस व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो उसके आदेश का पालन करे। मतलब उसको सूचना दी गई कि आप इसके बारे में क्लियर करें, इसके बारे में बताएं। पब्लिक डू द ऑर्डर गिवन बाय मजिस्ट्रेट आर रीजन टू अपीयर बिफोर द मजिस्ट्रेट। अब उसमें कहा गया कि पब्लिक को ये ऑर्डर मजिस्ट्रेट ने दिया कि आप इसके घटना के बारे में बताएं कि आपने अवरुद्ध किया कि नहीं किया, या आपने इस जानवर को पाल रखा कि नहीं, कि आके बिल्डिंग में आग लग सकती नहीं लग सकती। जो शिकायत उसको प्राप्त हुई उसके बारे में वो नोटिस जारी करेगा, और नोटिस पाते उस व्यक्ति का कर्तव्य है कि उसके जो विधिक तथ्य है वो मजिस्ट्रेट को जा करके वो बताए, और अब मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत हो और अपनी बातों को उनके सामने रखे। इसमें सेक्शन 135 में ये कहा गया। सेक्शन 136 कहता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज फेलिंग टू डू सो। अगर कोई व्यक्ति नोटिस पाता है, नोटिस पाने के बाद में वो मजिस्ट्रेट के सामने उसका कर्तव्य जाए और अपनी बात को रखे। अगर वो व्यक्ति ऐसा करने से रह जाता है, कैसा कि वो मजिस्ट्रेट के सामने जाए और अपनी बात को रखे, नहीं जाता है वो,
तो क्या करेगा मजिस्ट्रेट, क्या करेगा उसके खिलाफ में ऑर्डर कर सकता है। लेकिन अगर रिवर, वे, चैनल ये हैं, नदी है कोई, या सार्वजनिक रास्ता है, या कोई चैनल है जो 133 के तहत है, तो उसमें क्या करेगा मजिस्ट्रेट, अपीयर बिफोर द मजिस्ट्रेट, वो मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होगा एंड गिव सेटिस्फाइड रीजन, वो पहले सेटिस्फाइड रीजन उसके बारे में बताएगा, हर चीजों के बारे में। एंड देन मजिस्ट्रेट कैन इंक्वायरी, और तब क्या करेगा मजिस्ट्रेट चाहे तो उसकी इंक्वायरी कर सकता है। एंड फॉर दैट ही स्टॉप्ड एक्शन अंडर सेक्शन 138। अब जो सेक्शन 138 के तहत उसको एक्शन लेना है, उस एक्शन के तहत अगर वो तथ्य सत्य पाता है कि वाकई में बात तो सही है, तो उसको वो स्टॉप कर सकता है, उसको वो रोक सकता है, उसका वो घटना को रोक सकता है, स्टे कर सकता है, उसको स्टॉप कर सकता है। क्या अब सेक्शन 138 कहता है प्रोसीजर वेयर ही अपीयर्स टू शो कॉज। अब जब उसने दिखा दिया कि यस ये कारण है, ये कारण है, तो अब मजिस्ट्रेट का क्या कर्तव्य बनता है, उसको नोटिस दी गई व्यक्ति को, और व्यक्ति को नोटिस प्राप्त हुई, मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार वो कोर्ट में अपीयर हुआ, अपीयर होकर के उसने अपने रीजन बता दिए। अब रीजन बताने के बाद क्या है, इफ अपीयर बिफोर द मजिस्ट्रेट देन ही विल टेक एविडेंस इन द समन केसेस। तो वो क्या करेगा एविडेंस लेगा, समन, जैसे समन केसेस में लिए गए कि उसकी बात को उन्होंने रिटन में ले लिया, रिटन में लेने के बाद में जिसने शिकायत किया उसने उसको, उस व्यक्ति के द्वारा और जिसके खिलाफ शिकायत की गई उस व्यक्ति के द्वारा, दोनों के एविडेंस को कलेक्ट करेगा, और एविडेंस लेने के बाद में देखेगा कि वास्तविकता क्या है, एविडेंस से क्या प्रूव होता है। अब सेक्शन 139 क्या कहता है, पावर टू मजिस्ट्रेट टू डायरेक्ट लोकल इन्वेस्टिगेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ एन एक्सपर्ट। अब मजिस्ट्रेट क्या कहता है, जो 137 और 138 के तहत एविडेंस ले लिए गए, एविडेंस के बाद मजिस्ट्रेट अगर चाहता है तो वो लोकल इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, स्वयं जाकर के इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, या किसी एक्सपर्ट को ये बोल सकता है कि आप इसकी जांच कर लें, और जांच कराने पर जितना उसको खर्चा होगा, जितना खर्चा होगा उसको खर्चा वह व्यक्ति जिसके खिलाफ में जांच करा रहा है उसके खिलाफ में वो जांच का खर्चा उसके खिलाफ में जोड़ेगा। और जो एग्जामिनेशन आप एन एक्सपर्ट, और एग्जामिनेशन के द्वारा एक्सपर्ट के द्वारा जो एग्जामिन किया गया वो एग्जामिनेशन की रिपोर्ट वो मंगवाएगा, और उसका खर्चा किसको देना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा जिस व्यक्ति के खिलाफ में ये इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, उसको खर्चा उसको देना पड़ेगा एज ए मजिस्ट्रेट, जैसा मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा। अब सेक्शन 140 कहता है पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू फर्निश रिटन इंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। अब उसके बाद मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसका एविडेंस ले लिया, समन हो गया, प्रेजेंट हो गया, उसका रिटर्न ले लिया, उसका एविडेंस ले लिया, एविडेंस के बाद में उसने पर्सनल इन्वेस्टिगेशन किया या एक्सपर्ट के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करा लिया। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद में क्या होता है कि 140 में कहा कि अगर 139 के खिलाफ तहत उन्हें इन्वेस्टिगेशन कर लिया तो रिटन इंस्ट्रक्शन में सीम नेसेसरी, तो जैसा उसको प्रतीत होगा, किसको, मजिस्ट्रेट को जैसा प्रतीत होगा वैसा उसको वो ऑर्डर देगा, एंड डिक्लेयर नेसेसरी एक्सपेंसेस, और नेसेसरी एक्सपेंसेस करेगा। अगर वो ऑर्डर करता है कि यस इसको आप फला डेट पर, फला टाइम पर, इस समय तक इसको ध्वस्त कर दे, अगर वो कहता है कि इस समय तक कर दे, अगर उस समय तक वो करने में फेल हो जाता है तो मजिस्ट्रेट उसको स्वयं करा सकता है, और स्वयं कराने के लिए जितना भी एक्सपेंस होगा वो एक्सपेंस उस व्यक्ति से वो कलेक्ट कर सकता है, उस व्यक्ति से लेगा वो सारा इन्वेस्ट जो भी उसका एक्सपेंसेस आया होगा। अब सेक्शन 141 कहता है प्रोसीजर ऑन ऑर्डर बीइंग मेड एब्सोल्यूट एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसओबीडियंस। अब मजिस्ट्रेट ने जो ऑर्डर किया, जो ऑर्डर से उसने ध्वस्त कर दिया, क्या किया, जो ध्वस्त किया, या रास्ते को खोल दिया, या बिल्डिंग जो आग वाली उसको ध्वस्त किया क्योंकि उसने ऑर्डर नहीं माना था, इसलिए अगर उसने कहा कि बीइंग मेड एब्सोल्युटली, उसने ऑर्डर को कर दिया मजिस्ट्रेट ने, एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसओबीडियंस, अगर वो अब नहीं मानता है व्यक्ति, कौन, जिस व्यक्ति को आदेश दिया गया, अब वो नहीं मानता है तो नहीं मानता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट उसके खिलाफ में वो खर्चे सारे चीजें बांध सकता है,
कि जिसके विरुद्ध वो किया, और उसके खर्चे कैसे बांधेगा, सेक्शन 188 आईपीसी के तहत उसके सारे चीजें वो खर्चे बांधेगा, उसके एक्सपेंसेस बांधेगा, और उसको एक्सपेंसेस के अंदर और उसको नियत समय के अंदर उसको देने पड़ेंगे, और वो नियत समय के अंदर देने पड़ेंगे। और इसके खिलाफ में सबसे बड़ी बात है कि इसके खिलाफ में कोई वाद नहीं लाया जा सकेगा। अब इसमें कहा गया है सेक्शन 142 में इंजंक्शन पेंडिंग इंक्वायरी, ये इंजेक्शन की बात करते हैं कि जिस समय मजिस्ट्रेट इंक्वायरी कर रहा है, जिस समय मजिस्ट्रेट इंक्वायरी कर रहा है, इंक्वायरी करने के दरमियान वो उसको स्टे कर सकता है, कि रोक सकता है, कि जिसमें हम इंक्वायरी कर रहे हैं उसको एज इट इज रहने दिया जाए, उस पर कोई फेर बदल नहीं किया जाएगा। तो ये सेक्शन 142 कहता है। सेक्शन 143 कहता है मजिस्ट्रेट में प्रोहिबिटेड repetition or continuance of public nuisance। अब मजिस्ट्रेट को यह 143 में पावर दिया गया कि वो जो उसने कृत्य कर दिया, मतलब उसने उसको ध्वस्त करके साफ कर दिया, रास्ता अवरुद्ध था उसको खोल दिया, या कोई जानवर था उसके हटा दिया, और जो न्यूसेंस था न्यूसेंस को उसने डिसॉल्व कर दिया, खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद में वो उसको निर्देश देगा कि इस न्यूसेंस की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। वह उसको लिखित में आदेश देगा कि ये सपोज करते हैं कि रास्ता है जिसमें अतिक्रमण फैला दिया गया, तो अतिक्रमण को मजिस्ट्रेट तोड़ेगा और तोड़वाएगा, और तोड़वाने के बाद में वहां से जो उसका खर्चा लगा उसको नोटिस दे करके उसका खर्चा वसूलेगा, और उसको इंस्ट्रक्शन देगा सेक्शन 143 के तहत कि दोबारा ये न्यूसेंस नहीं होना चाहिए। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन से इसका बी जो पब्लिक न्यूसेंस है, कि पब्लिक न्यूसेंस में कैसे कौन कौन सा न्यूसेंस कर सकते हैं, कौन कौन सा न्यूसेंस होता है, और उस न्यूसेंस को किस तरीके से मजिस्ट्रेट डिसॉल्व कराएगा, सॉल्व कराएगा, ये पूरे सिस्टमेटिक दिया हुआ है कि उसको समन जारी करेगा, उसके बाद समन से नहीं आता है तो क्या करेगा, समन से आता है तो उसका लेगा, रिटर्न में लेगा, और रिटर्न में लेने के बाद में उसके सारे एविडेंस दोनों पार्टियों कलेक्ट करेगा, फिर वो खुद उसकी इंक्वायरी कर सकता है। इंक्वायरी करने के बाद में ऑर्डर कर सकता है कि इस समय ध्वस्त कर दिया जाए, वो नहीं करता है तो स्वयं आर्म फोर्सेस या स्वयं उसको ध्वस्तीकरण करवा सकता है, और उसका एक्सपेंसेस सारा वसूल कर सकता है, और उसको इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि दोबारा न्यूसेंस नहीं हो। तो अभी इसके चैप्टर 10 के सेक्शन 129 से सेक्शन 143 तक क्लियर हो गए होंगे। अभी इसका सी और डी पार्ट और है, तो इसका सी पार्ट सेक्शन चैप्टर 10 का सी पार्ट सेक्शन 144 से हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।